हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने जो है 12th केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर जो है स्टार्ट किया है, राइट। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है डेफिनेशन जो है सोल्यूशन का स्टडी किया था। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने देखा था। सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल देखे थे, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल देखे थे। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, राइट। अब हम जो है आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, राइट। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब हम सॉलिड्स इन लिक्विड्स जो है सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। इट इज़ अ सॉल्यूशन विच स्टिल इन कंटैक्ट विद एक्सेस ऑफ सॉल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ डिफाइंड एज। अब हम जो है सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हमने जो है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो है डिफाइन करना है, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब भी हमने सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिफाइन करनी है, तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर गिवन होगा, और जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा, राइट। एक्सोथर्मिक सबस्टेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सोथर्मिक सबस्टेंसेस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी मेटल हो सकता है। यहाँ पे M2CO3, जैसे हमारे पास M2 मतलब यहाँ पे हमारे पास Na2CO3 हो गया, जैसे मेटल क्या हो गया Na2, सोडियम हो गया, ठीक है, MgSO4, राइट। तो ये हमारे एक्सोथर्मिक सबस्टेंसेस हैं। अब इसने कहा कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर सोल्यूट देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट कैन डिजोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सा सोल्यूट जो है सॉल्वेंट डिजोल्व कर सकता है, अगर उससे भी ज़्यादा सोल्यूट वो ले रहा है तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। लेकिन ऐसा तब ही होगा जब हम कंडीशंस को चेंज करेंगे। हमने टेम्परेचर बढ़ा लिया, प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर लिया, तब अगर आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करके जो है एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, तो जब आप टेम्परेचर रिमूव कर दोगे या कम कर दोगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजोल्व होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपने। सॉल्युबिलिटी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सॉल्युबिलिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और देखिए यहाँ पे इसने कहा कि M जो होगा कोई भी अल्कली मेटल आप ले सकते हैं, कोई भी अल्कली मेटल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंडोथर्मिक सबस्टेंसेस की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, KNO3, NaNO2, ग्लूकोज, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक सबस्टेंसेस के लिए सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक सबस्टेंसेस के लिए सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि एंडोथर्मिक सबस्टेंसेस में क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ मोस्टली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved by unit volume of solvent, that is known as adsorption coefficient। adsorption coefficient का क्या मीनिंग है, at normal temperature and pressure के वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved by unit volume of solvent at a specified temperature, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atmosphere प्रेशर होना चाहिए। द solubility factor for a gas in a liquid depends upon। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है solubility of a gas। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस जिसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी हैव इनवर्स रिलेशन विद टेम्परेचर एज डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इज़ एक्सोथर्मिक इन मोस्ट केसेस। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए जो टेम्परेचर का रिलेशन है सॉल्युबिलिटी के साथ वो इनवर्स रिलेशन है। तो कोई गैस होगी, जब वो लिक्विड में डिज़ोल्व होगा तो हमारे पास वो गैस क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट रिलीज़ होगा, दैट इज़ एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी गैस का डिक्रीज़ हो जाएगा। नेचर ऑफ गैस। द गैस विच कैन बी ईजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल। जो गैस ईजिली लिक्विफाइड होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, एज दे कंटेन हायर वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बिकॉज क्यों हैं ये, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रादर देन O2, N2 एंड H2। Now next is nature of the solvent. Gases which can be ionized in aqueous solution are more soluble in water. जो gases
एक्वस सोल्यूशन में, दैट इज़ सोल्यूशन इन वाटर, उसमें आयोनाइज हो रही हैं तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी वाटर में एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट्स, राइट। अब हम प्रेशर ऑफ द गैस की बात करें, जहाँ पे हमें हेनरीज लॉ पढ़ना है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, कि जो मास ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिजोल्व होना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस। एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो यहाँ से प्रोपोर्शनली हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा जिसे हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो एम इक्वलेंट टू के पी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर से स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, और वी कैन से दैट द मास ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इस बात को याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। गैसेस की बात है। व्हेन डिजोल्व्ड द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, राइट। एज dissolution is an exothermic process, the solubility should decrease with increase of temperature, right। अब जैसे ये इक्वेशन था तो यहाँ से हम जो है K का वैल्यू फाइंड करेंगे तो M/P इक्वलेंट टू KH हो जाएगा, दैट इज़ हेनरीज इक्वेशन हो गई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे P जो है प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, M जो है टोटल मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है, और KH जो है हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है नेचुरल गैस का, राइट। तो जब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम मोल फ्रैक्शन में, तो उस समय हम ऐसे लिखते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, तो P इक्वलेंट टू KH काई। यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/KH हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू कम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, राइट। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, ठीक है। तो हेनरीज लॉ जो है इट इज़ ओबेड ओनली व्हेन गैस डज नॉट डिसोशिएट, याद रखिएगा, प्रेशर इज़ नॉट टू हाई इन सॉल्वेंट, गैस इज़ नॉट हाईली सॉल्युबल, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, राइट, एंड गैस शुड बी इनर्ट। जैसे ये अमोनिया और वाटर जब मिक्स करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो गैसेस क्या होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ द डिजोल्व्ड गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में अगर हम बात करें तो देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, सी डाइवर्स यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड हीलियम टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट बाय N2 इन द डिकम्पोजिशन, जो हम एक डिजीज़ कहते हैं, बैंड्स, राइट। और एट हायर अल्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग बिकम्स टफ एज O2 इज़ लेस अवेलेबल इन द एयर ड्यू टू लेस प्रेशर, राइट। तो नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट। फिर आगे हम नेक्स्ट टर्म्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।